रात को आसमान में चांद की ओर देखते हुए आपने शायद ही कभी चांद को इतना सीरियसली लिया होगा। कौन लेता है, किसके पास ही इतनी फुर्सत है। यहाँ मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आखिरी बार आपने रात को चांद की ओर कब देखा था और कितनी देर तक देखा था। खैर, आज की इस वीडियो को देखने के बाद चांद को देखने का आपका नजरिया बहुत हद तक बदलने वाला है। आपको पता चलेगा कि चांद हमारी पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। साथ ही इसके ओरिजिन को लेकर एक नई थ्योरी भी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। तो चलिए बिना टाइम की धज्जियां उड़ाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी और इसके चंद्रमा जैसी अनोखी जोड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दूसरे ग्रहों के पास या तो कई सारे चंद्रमा हैं या एक भी नहीं है। ये हमारी पृथ्वी और चांद की ही जोड़ी है जो कई कारणों के चलते बहुत यूनिक है। जैसे कि हमारा चांद सौर मंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों के चांदों की तुलना में अपने ग्रह पृथ्वी के आकार के हिसाब से बहुत बड़ा है। मतलब अगर हम चंद्रमा और पृथ्वी के आकार की तुलना करें तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के रिलेटिव कहीं ज्यादा बड़ा है। आमतौर पर दूसरे ग्रहों के चांद छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के चांद इन ग्रहों के आकार की तुलना में बहुत छोटे हैं। लेकिन अर्थ मून सिस्टम में चांद का आकार पृथ्वी का लगभग 1/4 है, जो इसे खास बनाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की धुरी का झुकाव 23.5 डिग्री के आसपास है, जो पृथ्वी की जलवायु, मौसम और जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जो इस झुकाव को स्थिर बनाए रखती है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी की धुरी बार बार और बहुत तेजी से बदलती रहती, जिससे मौसम और जलवायु में भारी और भयानक बदलाव होते और जीवन के लिए स्थिरता मुश्किल हो जाती। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समुद्रों पर खिंचाव डालता है, जिससे समुद्रों में ज्वार भाटा यानी टाइड्स पैदा होते हैं। यह प्रोसेस समुद्रों के इकोसिस्टम को संतुलित रखने में मदद करती है और पृथ्वी के घूमने की गति को भी नियंत्रित करती है। इससे समुद्रों में रहने वाले जीवों और समुद्री जीवन को पोषित करने में भी मदद मिलती है। ये टाइड्स ही जिम्मेदार होती हैं जो मिनरल्स और पोषक तत्वों को इन लहरों के जरिए एक से दूसरी जगह ले जा पाती हैं। सौर मंडल में आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के पैदा होने के बाद और चंद्रमा के बनने से पहले पृथ्वी पर एक दिन का समय आज के मुकाबले बहुत छोटा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब चंद्रमा का निर्माण नहीं हुआ था तब पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती थी। उस समय पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 8 घंटे का ही होता था। चंद्रमा के बनने के बाद इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने पृथ्वी की घूमने की गति को समय के साथ धीरे धीरे कम कर दिया। इस प्रोसेस को टाइडल फ्रिक्शन या ज्वारीय घर्षण कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा के प्रभाव से पृथ्वी की घूमने की गति समय के साथ धीमी होती गई और दिन का समय बढ़ता गया। इसी वजह से बढ़ते बढ़ते आज पृथ्वी पर एक दिन लगभग 24 घंटे से कुछ ही ज्यादा के आसपास का है। अगर आज चांद नहीं होता तो पृथ्वी आज भी बहुत तेजी से घूम रही होती, जिससे दिन का समय काफी छोटा होता और यह जीवन के विकास और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता था। चंद्रमा की मौजूदगी से पृथ्वी की गति और स्थिति स्थिर रहती है, जिससे हमारे यहाँ दिन रात का नियमित चक्र, मौसमों का संतुलन और समुद्री जीवन का विकास संभव हो पाया है। चंद्रमा के बिना ये सभी चीजें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती थीं। आज कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा के कारण बने ज्वार भाटा ने शुरुआती समय में समुद्रों में रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया, जिससे जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। इसके अलावा चंद्रमा की मदद से पृथ्वी पर एक स्थिर वातावरण बना रहा, जो जीवन के विकास के लिए अनुकूल था। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी पर मौजूद तमाम जीवन के लिए चंद्रमा की भूमिका शुरुआत से ही बहुत अहम साबित हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम पृथ्वी पर बैठे इंसान चांद की भूमिका को बखूबी समझ पाए हैं, लेकिन जो चीज हम नहीं समझ पाए हैं वह है इसकी उत्पत्ति, यानी इसका जन्म कैसे हुआ। यह आज भी विज्ञान जगत में बहुत बड़ी पहेलियों में से एक है। इसको लेकर कई थ्योरीज मौजूद हैं। वर्तमान में प्रमुख थ्योरी यह है कि चंद्रमा या तो अर्थ चाइल्ड या सिबलिंग है, जो सौर मंडल के किसी एक ही क्षेत्र में
एक जैसे मटेरियल से पैदा हुए थे। लेकिन हाल ही में एक नई रिसर्च ने इस विचार को चुनौती दी है। इस नई शोध के अनुसार चंद्रमा वास्तव में पृथ्वी द्वारा अडॉप्टेड हो सकता है, यानी चंद्रमा सौर मंडल के किसी और हिस्से में पैदा हुआ होगा और बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी ऑर्बिट में बंध गया होगा। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स डैरेन विलियम्स और माइकल जगर ने गणना की है और पाया है कि पृथ्वी जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण बल से पकड़ना संभव है और इसी से आज के अर्थ मून सिस्टम की उत्पत्ति हुई हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही बेसिक मटेरियल से बने हैं। दोनों पिंडों की मिनरल कॉम्पोजिशन लगभग एक जैसी है, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी होगा अगर ये एक ही मटेरियल से बने हों। इस समानता को समझने के लिए एक और सबसे फेमस थ्योरी जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, जो चंद्रमा के जन्म के विषय में बताती है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले मार्स के आकार का थिया नाम का एक ग्रह सीधे पृथ्वी से टकराया था और इस टक्कर के परिणाम स्वरूप पैदा हुए मलबे ने दोबारा जुड़कर पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण किया था। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे इन दोनों पिंडों की संरचना समान हो सकती थी। हो सकता है कि चंद्रमा एक वेपोराइज्ड प्लैनेट के बादल में बना हो, जिसे साइनेस्टिया कहा जाता है। इसमें ये बादल तब बनता है जब दो विशाल ग्रह आपस में टकराए हों। इस थ्योरी की भी संभावना ज्यादा है क्योंकि हमारे बेहद शुरुआती सौर मंडल में ऐसी उथल पुथल वाली घटनाएं बहुत ही आम थीं। या फिर यह भी संभावना है कि पृथ्वी के साथ ही सूर्य की परिक्रमा कर रही धूल के बादल से चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ बने हों। लेकिन सौर मंडल में हमने देखा है कि एक चंद्रमा को पाने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अगर दो पिंड सही एंगल और वेलोसिटी से एक दूसरे के पास से गुजरें तो वे गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में बंध सकते हैं और एक स्टेबल लॉन्ग टर्म ऑर्बिट में एंटर कर सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के लिए जो पर्टिकुलर सिनेरियो हो सकता है उसे बाइनरी कैप्चर कहा जाता है। इस सिनेरियो में दो पिंड जो पहले से ही एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं, जब तीसरे पिंड के पास से गुजरते हैं, यह तीसरा पिंड इस जोड़ी के एक मेंबर को पकड़ लेता है और उन्हें अलग कर देता है और बचे हुए साथी को अपनी ऑर्बिट में ले लेता है। हमें पता है कि सौर मंडल में बहुत सारे बाइनरी पिंड हैं। हम लगातार बाइनरी यहाँ तक कि ट्राइनरी एस्ट्रॉइड्स की भी खोज कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे एविडेंस भी हैं कि इस 3 बॉडी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ने बाइनरी कैप्चर का निर्माण किया है, जैसा कि नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन के साथ हुआ था। ट्राइटन सौर मंडल के कुछ सबसे यूनिक चंद्रमाओं में से एक है। ट्राइटन नेपच्यून के बाकी चंद्रमाओं की उल्टी दिशा में और अलग एंगल पर नेपच्यून की ऑर्बिट करता है, जो यह संकेत दर्शाता है कि इसे काइपर बेल्ट से बाहर खींचकर नेपच्यून ने अपनी ऑर्बिट में खींच लिया होगा। विलियम्स और जगर के अनुसार हमारे चंद्रमा की ऑर्बिट इक्वेटर के साथ पृथ्वी के चारों ओर उतनी अलाइंड नहीं है जितनी कि मलबे के बादल से पैदा होने की स्थिति में होनी चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने कई मैथमेटिकल मॉडलिंग परफॉर्म्ड किए, यह समझने के लिए कि क्या चंद्रमा के आकार का कोई पिंड पृथ्वी जैसे ग्रह द्वारा पकड़ा जा सकता है। उनकी कैलकुलेशंस के अनुसार तो पृथ्वी एक मरकरी यहाँ तक कि मार्स के आकार का पिंड भी पकड़ सकती थी, हालांकि तब उसकी ऑर्बिट स्टेबल नहीं होती। लेकिन चंद्रमा के आकार का पिंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में फंस सकता है, धीरे धीरे ज्यादा गोल हो सकती है और इवेंचुअली आज के चंद्रमा की तरह हर साल 1.5 इंच की दर से दूर जाती रहती, ऐसा कैलकुलेशंस ने प्रिडिक्ट किया। जी हाँ, चंद्रमा हर साल हमारी पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है। इसकी वजह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्सेस हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों पर असर डालता है, जिससे ज्वार भाटा यानी टाइड्स बनते हैं, जैसा कि हमने पीछे जाना था। अब ये ज्वार भाटा पृथ्वी को एक तरह से खींचते हैं, जिससे पृथ्वी की घुमाव गति थोड़ी धीमी हो जाती है। इसके नतीजे में पृथ्वी से ऊर्जा चंद्रमा की ऑर्बिट में ट्रांसफर्ड होती है। इस थोड़ी सी मिली ऊर्जा के कारण चंद्रमा की गति थोड़ी तेज हो जाती है और वह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाने लगता है।
चंद्रमा की यह दूरी बढ़ने की गति लगभग 3.8 सेंटीमीटर, तकरीबन 1.5 इंच प्रति वर्ष है। मतलब हर साल चंद्रमा हमारी पृथ्वी से करीब 3.8 सेंटीमीटर और दूर हो जाता है। हालांकि यह दूरी बहुत छोटी है और इसे महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन लंबे समय में इसका असर देखा जा सकता है। और यहाँ लंबे समय से मतलब है कुछ लाखों या करोड़ों सालों बाद। अब अगर वापस आए एडॉप्टेड थ्योरी पर, तो यह संभव तो है, लेकिन क्या यह संभावना ज्यादा है? वेल, अभी भी कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के मिनरल्स और आइसोटोप समानताएं, जो एक दूसरे से ज्यादा करीबी रिलेशनशिप का सुझाव देते हैं, जो कैप्चर सिनेरियो से मेल नहीं खाता है। लेकिन यह हमें स्टडी और एक्सप्लोरेशन का एक नया रास्ता देता है, जो हमें न केवल अपनी पृथ्वी को समझने में मदद कर सकता है, बल्कि यह भी कि दूसरे तारों के चारों ओर ऐसे सिस्टम्स कैसे बनते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि चंद्रमा ने पृथ्वी पर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमें मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में रहने योग्य दुनियाओं को खोजने में भी मदद कर सकता है। आज भी पक्के तौर पर किसी को नहीं पता कि हमारा चंद्रमा कैसे बना। पिछले 4 दशकों से हमारे पास केवल एक ही संभावना थी कि चंद्रमा वहां कैसे पहुंचा। अब हमारे पास 2 हैं। यह नए सवालों और आगे की अपॉर्चुनिटीज के लिए ढेरों संभावनाएं रखता है। आपको क्या लगता है, हमारे चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर तुमने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो अब तुम ये वीडियो देखो जिसमें मैंने बात की है हमारे कॉस्मिक एड्रेस के बारे में, साथ ही एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स के बारे में जो करोड़ों गैलेक्सीज और ग्रेट अट्रैक्टर, जो खुद मिल्की वे गैलेक्सी और कई लाखों गैलेक्सियों को खींच रहा है, वह खुद खींचा चला जा रहा है करोड़ों गैलेक्सियों के साथ एक अंधकार में कुएं की ओर। इस वीडियो में भी तुमको मजा आ जाएगा, तो अब तुम इस वीडियो को देखो। इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करके रखना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मेरे अपलोड के साथ ही मिले। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।